हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यह जो मेरी क्लास होती है वह लाइब्रेरियन से संबंधित क्लासें होती हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं कराता हूं। और मैंने अभी तक के 7 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूं और 8वां यूनिट जिसमें हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग लाइब्रेरी डिजिटाइजेशन से संबंधित प्रश्न कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम समीर राज है। मैंने बिलिस इंग्लिश और यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया हुआ है और मैंने यूजीसी नेट लगभग 5 टाइम्स क्रैक कर चुका हूं। और यह जो क्लास है बिहार लाइब्रेरियन, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट जेआरएफ और राजस्थान लाइब्रेरियन तथा एमपी ग्रंथपाल के लिए भी आवश्यक है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से अथवा डिस्क्रिप्शन में आप पाएंगे कि वहाँ पे एक लिंक दिया गया है जिसमें टेलीग्राम का लिंक सम्मिलित है। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित नई जानकारियाँ दी जाती हैं। और आप हमारे इस क्यूआर कोड के माध्यम से अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि मैं आप सभी को पूरा यूनिट, जितने भी 9 यूनिट्स हैं लाइब्रेरी साइंस में, सभी कंप्लीट कराऊंगा। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला है। टोटल यूनिट 9 है, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी भी पढ़नी है। तो वो सभी अगर कंप्लीट कराने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एमसीक्यू सेट लाऊंगा और साथ में जो जीरो टू हीरो बैच है उसको कंटिन्यू करूंगा, जिसमें आपको बेसिक से सब्जेक्टिव जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो यूनिट वाइज आप सभी को पढ़ाऊंगा। तो ठीक है। तो यह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम लोग लाइब्रेरी डिजिटाइजेशन पढ़ रहे थे, उसी का यूनिट 8 का सेट दो दूसरा यानी सेट 2 है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाइंग एन इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की लगातार पहचान करने में मदद करता है। जिसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीओआई कहते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है। और दूसरा बी ऑप्शन है यूआरएल, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। और सी ऑप्शन है वेब एड्रेस और डी एड्रेस, डी है ईमेल आईडी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को पहचान करने में हमारी मदद करती है, जैसा कि इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। और डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 ईस्वी में। इस चीज को भी आप सभी याद रखेंगे। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस प्रोग्राम्स इज यूज्ड इन डी स्पेस। ठीक है। पूछा गया है कि डी स्पेस में निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रोग्राम उपयोग किया जाता है। आपसे डी स्पेस में पूछा गया है कि कौन सा जो डाटाबेस प्रोग्राम होता है उसको प्रयोग में लाया जाता है। जिसके ऑप्शन है ए पोस्टग्री एसक्यूएल, बी ऑप्शन है एमएस एसक्यूएल, सी ऑप्शन है माई एसक्यूएल और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन में डी स्पेस से संबंधित प्रश्न है। तो डी स्पेस मैंने पहले भी बताया था कि यह 2002 ईस्वी में आई थी और इसको डिवरा स्पेस कंपनी द्वारा प्रोग्राम को बनाया गया था। तो इसमें जो डेटा बेस प्रोग्राम जो होता है वह पोस्टग्री एसक्यूएल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द्वारे द्वारे ज्ञान संपदा ईजे, यानी द्वारे द्वारे ज्ञान संपदा क्या है। ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी है कि द्वारे द्वारे ज्ञान संपदा क्या है। तो ए ऑप्शन है पब्लिक लाइब्रेरी इनिशिएटिव, बी है डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव, सी ऑप्शन दिया हुआ है यूनेस्को इनिशिएटिव और डी ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। तो आपको बताना है कि द्वारे द्वारे ज्ञान संपदा क्या है। तो आप सभी को बताएं कि द्वारे द्वारे ज्ञान संपदा जो है एक प्रकार का डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव है। ठीक है। जो कि सीडेक कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। सीडेक कंपनी भारत की कंपनी है। सीडेक कंपनी द्वारा चलाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा में
अवस्थित है। इस चीज को भी आप लोग बखूबी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है चित्र क्षारिका क्या है। चित्र क्षारिका क्या है ये आपसे पूछा गया है। और ए ऑप्शन है एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टूल, बी ऑप्शन है एन इमेज सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है एन ई बुक रीडर और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो चित्र सरीखा जो है वह एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टूल है, जिसको हम लोग OCR के नाम से जानते हैं। OCR जानते हैं, और इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की परीक्षाएं होती है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होती है, उसकी जो कॉपी की जांच होती है इसी माध्यम से होती है, OCR से। और इसको जो चित्र क्षारिका जो है वह एक प्रकार का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टूल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हु हैज क्वाइंड द टर्म ब्लॉग। ब्लॉग शब्द किसने गढ़ा है, तो यह महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो बताएं कि ब्लॉग शब्द आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्लॉग शब्द कब आया था, और ये ब्लॉग की मतलब उत्पत्ति कब हुई थी। तो इसको याद रखेंगे, 17 दिसंबर यानी 17 दिसंबर 1997 में ब्लॉग आया था। और इसको देने वाले कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नाम याद रखिएगा, पीटर मर होल्ज। पीटर मरहोल्ज ने इसे दिया गया था। ठीक है, और कब आया था, तो 1997 में आया था। परंतु यह जो कार्य इसका शुरू हुआ वो 1999 से हुआ था, 1999 ईस्वी से। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि कब आया, कब से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, तो मई 1999 आप लोग सही आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, अगला प्रश्न आने से पहले ब्लॉग किसने गढ़ा था, तो ए ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि जॉन बर्गर, बी ऑप्शन पीटर मरहोल्ज, और सी है माइकल जेनी, और डी ऑप्शन है डेविड मीनर। तो जो ब्लॉग शब्द है वह पीटर महलोज द्वारा गढ़ा गया था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। सही है, चलिए अगला प्रश्न। A blog usually provides, एक ब्लॉग आमतौर पर प्रदान करता है। एक ब्लॉग जो होता है वो आमतौर पर क्या क्या चीजें प्रदान करती हैं, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है एक कमेंट्री ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बी ऑप्शन है ए पर्सनल ऑनलाइन डायरी, सी है एन ऑनलाइन ब्रांड एडवर्टाइजिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और कंपनी, और डी ऑप्शन है एन एक्सक्लूसिव प्रीपेड पब्लिशिंग टूल एंड नॉन इंस्ट्रक्शनल एंड नॉन इलुस्ट्रेटिव रिसोर्स फॉर द स्क्राइब्स। तो देखिए ब्लॉग जो है वो एक कमेंट्री ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक विषय पे अपनी व्याख्या रखता है, ये सही ऑप्शन है। एक पर्सनल ऑनलाइन डायरी, ब्लॉग जैसे कि आजकल बहुत सारे ब्लॉगर हुए हैं, फूड ब्लॉगर हुए हैं, तरह तरह के ब्लॉगर हैं जो कहीं कहीं घूमते हैं, तो टूरिज्म ब्लॉगर हो गए, जो वहाँ के स्थान को और की सूचना हमें अपने ब्लॉग के माध्यम से देते हैं। तो वह एक प्रकार का पर्सनल ऑनलाइन डायरी भी हो सकता है। और एन ऑनलाइन ब्रांड एडवर्टाइजिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ए कंपनी, और ब्लॉग के माध्यम से कोई कोई कंपनी या कोई व्यक्ति ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करने का भी कार्य करता है। और डी ऑप्शन है एन एक्सक्लूसिव प्रीपेड पब्लिशिंग टूल। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है प्रीपेड पब्लिशिंग टूल एंड नॉन इंस्ट्रक्शनल एंड नॉन इलुस्ट्रेटिव रिसोर्स फॉर द स्क्राइब। तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये कोई प्रीपेड नहीं होता है, बल्कि ब्लॉग व्यक्ति जो होते हैं खुद बनाते हैं अपने से, और यह मुफ्त होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए बी सी आर करेक्ट, जो कि आप ऑप्शन सी में अगर देखेंगे तो सी में आप ये ऑप्शन पाएंगे जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी आर करेक्ट, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द टर्म वेबलॉग वाज क्वाइंड बाय, वेबलॉग शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो इसका ए ऑप्शन है ई विलियम्स, बी ऑप्शन है जैक डोर्सी, सी ऑप्शन है जॉन बार्गर, और डी ऑप्शन है पीटर महलोज। तो आपको बताना है कि जो वेबलॉग शब्द है वह किसके द्वारा गढ़ा गया था।
तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, जॉन बर्गर द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जॉन बर्गर द्वारा वेबलॉग शब्द को गढ़ा गया था। और वही आपसे ब्लॉग का सिर्फ पूछ लिया जाए कि ब्लॉग शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, पीटर मेहलूज। क्या होगा? पीटर। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो गया। वे ब्लॉग पूछा जाए तो जॉन बर्गर, और ब्लॉग पूछा जाए तो पीटर मेहलूज। हाँ, तो प्रश्न है, Which among the following are common tasks involved in data mining process? डाटा माइनिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से सामान्य कार्य शामिल हैं? तो ऑप्शन ए है एनोमली डिटेक्शन, बी ऑप्शन है क्लस्टरिंग, सी ऑप्शन है क्लासिफिकेशन, और डी ऑप्शन है समराइजेशन। तो देखिए, इस प्रश्न में पूछा गया है कि डाटा माइनिंग को जो प्रोसेस होता है उसके कौन कौन से कॉमन टास्क हैं, ठीक है, यानी कि उसमें कौन कौन से सामान्य कार्य शामिल होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि सामान्य कार्य कौन कौन से होते हैं। तो 6 प्रकार के कॉमन टास्क होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं। तो और कौन कौन से हैं 6 टाइप्स? तो प्रथम बात करें हम लोग, तो फर्स्ट हो जाता है आपको एनोमली डिटेक्शन, ठीक है, एनोमली डिटेक्शन। सेकंड की बात हम लोग करें तो सेकंड जो होता है वह हो जाता है एसोसिएशन रूल लर्निंग, एसोसिएशन रूल लर्निंग। और थर्ड हो जाता है क्लस्टरिंग। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ जो है वह हो जाता है क्लासिफिकेशन। और फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ जो है वह हो जाता है रिग्रेशन। और सिक्स्थ जो है, जो कि लास्ट है, वह हो जाता है समराइजेशन, ठीक है। तो ये जो है 6 प्रकार के जो हैं सामान्य कार्य होते हैं जो कि डाटा माइनिंग में प्रयोग आते हैं। तो प्रश्न के जो 4 ऑप्शन दिए हैं, एनोमली डिटेक्शन, सेकंड जो दिए हुए हैं क्लस्टरिंग, थर्ड जो दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन, और फोर्थ जो है समराइजेशन, तो ये 4 तो होते ही हैं। साथ साथ में रिग्रेशन एक, और एसोसिएशन रूल लर्निंग जो होता है, ये भी डाटा माइनिंग के प्रमुख रूल में शामिल होते हैं, कार्य में शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि विच इज नॉट अप्लीकेबल टू द डिजिटल लाइब्रेरी, इनमें से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी पर लागू नहीं होता है? ए ऑप्शन है डिजिटल लाइब्रेरी इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, बी ऑप्शन है डिजिटल लाइब्रेरी इज ए सिस्टम दैट प्रोवाइड्स कॉमनली ऑफ यूजर्स विथ कोहेरेंट एक्सेस टू ए लार्ज रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, और थर्ड ऑप्शन है डिजिटल लाइब्रेरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट रिक्वायर द स्पेशलाइज्ड स्टाफ। चौथा ऑप्शन है डी, डिजिटल लाइब्रेरी इज यूज्ड बाय मेनी एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि डिजिटल लाइब्रेरी पर कौन सा नियम लागू नहीं होता है। तो देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी जो है वह लॉजिकल एक्सटेंशन रखता है ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है उसी का जो एक्सटेंशन फॉर्म होता है वह डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में होता है, जिसमें हम लोग नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है, डिजिटल लाइब्रेरी इज ए सिस्टम दैट प्रोवाइड्स कम्युनिटी कम्युनिटी ऑफ यूजर्स विथ कोहेरेंट एक्सेस टू ए लार्ज रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। अब डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से अथवा हार्ड ड्राइव, एसएसडी, इस प्रकार के स्टोरेज फॉर्मेट आती है, बहुत बड़े लार्ज स्टोरेज होता है, जिसमें हम लोग जो रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज होता है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में उसको स्टोर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है, डिजिटल लाइब्रेरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट रिक्वायर द स्पेशलाइज्ड स्टाफ। तो यहाँ पे बोलता है कि डिजिटल लाइब्रेरी में वैसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि स्पेशलाइज्ड स्टाफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो ऑप्शन है यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किए हुए होते हैं, जैसे कि आपने किया होगा तभी आप लाइब्रेरी साइंस यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी हो या कॉलेज लाइब्रेरी हो या विद्यालय का लाइब्रेरी हो, उसमें उन्हीं स्टाफ को रखने का नियम बना हुआ है जो कि उस स्किल में दक्ष हो। तो इसमें स्पेशलाइज्ड स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया,
और इसके बाद जो है डिजिटल लाइब्रेरी इज यूज्ड बाय मेनी एट द सेम टाइम। जी हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी को जो है बहुत से व्यक्ति एक बार में एक ही समय में प्रयोग कर सकते हैं, यह डिजिटल लाइब्रेरी गुण है। लेकिन अवगुण क्या है कि इसमें हम लोग बिना स्पेशलाइज्ड स्टाफ के इसका संचालन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह सी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। उसमें आपसे पूछा गया है, व्यू फाइंड के बारे में पूछा गया है। तो पूछा गया है कि व्यू फाइंड इज द टूल यूज्ड फॉर, और पूछा गया है कि व्यू फाइंड किसके लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, बी दिया हुआ है डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, सी ऑप्शन है लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम, और डी ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो व्यू फाइंड है वह एक प्रकार का लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। अच्छा, व्यू फाइंड के बारे में और चीज हम लोग जानना चाहें तो आपको बताया कि व्यू फाइंड जो होता है, व्यू फाइंड जो होता है यह जो है विलानोवा यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया था। ठीक है, VILLANOVA, विलानोवा यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा यह चीज दिया गया था। और ये कब रिलीज किया गया था? तो 2010 में रिलीज किया गया था वेलानोवा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। और ये एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का यह ओपन सोर्स लाइब्रेरी सर्च इंजन है। ठीक है, ओपन सोर्स, ये भी चीज याद रखिएगा कि व्यू फाइंड क्या है। तो ओपन सोर्स लाइब्रेरी सर्च इंजन। ठीक है, तो यह एक प्रकार का ओपन सोर्स लाइब्रेरी सर्च इंजन है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स लॉसी कंप्रेशन ऑफ इमेजेस, निम्नलिखित में से कौन छवियों का हानिपूर्ण संपीड़न प्रदान करता है। यानी कि जब भी हम इमेज को कंप्रेस करते हैं तो उसकी छवि थोड़ा खराब होती है, पहले जो बेटर क्वालिटी में होती है उसका क्वालिटी गिरता है। तो वो कौन सा फॉर्मेट में होता है? तो फर्स्ट है ए GIF, बी ऑप्शन है JPEG, थर्ड ऑप्शन है PNG और डी ऑप्शन है MNG। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, JPEG फॉर्मेट में फोटो को करने पे, उसको कंप्रेस करने पे उसकी क्वालिटी क्या है? तो गिरती है। और JPEG कब आया था अस्तित्व में? तो 1992 ईस्वी में आया था। अच्छा, और ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है तो इस चीज को याद रखेंगे, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। PNG का आप लोग को पता होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म होता है, और यह 1996 ईस्वी में आया था। ठीक है, और GIF के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, इस चीज को भी याद रखेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि MNG क्या होता है और इसके फुल फॉर्म क्या होंगे, यह आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स लॉसलेस कंपैरिजन ऑफ इमेजेस। देखिए अब इसमें पूछा गया है कि कौन, मतलब निम्नलिखित में से ऐसा है जो कि छवियों का जो संपीड़न किया जाता है, यानी कि कंप्रेस जब किया जाता है तो उसके जो क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं आता है, मतलब उसका क्वालिटी खराब नहीं होता है। तो ए ऑप्शन है GIF, बी ऑप्शन है JPEG, थर्ड ऑप्शन है PNG और डी ऑप्शन है MNG। तो ऐसा PNG प्रकार के इमेज में होता है, इसमें क्वालिटी नहीं गिरता है और फोटो जो है वो कंप्रेस भी हो जाता है। PNG जो है 1996 ईस्वी में आई थी, और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो मैंने पिछले प्रश्न में बताया आप सभी को कि इसका होता है फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि इन ए वर्चुअल लाइब्रेरी, पूछा गया है कि वर्चुअल लाइब्रेरी में क्या होता है। तो ए ऑप्शन है देयर इज नो कोरस्पॉन्डिंग फिजिकल कलेक्शन। तो इसमें जो है ये जो ऑप्शन ए है, इसको डी ऑप्शन बना लेते हैं क्योंकि यहाँ ABC लिखा हुआ है। तो इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है कि नो कोरस्पॉन्डिंग फिजिकल कलेक्शन, यानी कि इसमें फिजिकल कलेक्शन नहीं होता है, तो यह बात सही है। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होती है? एक प्रकार का आंशिक लाइब्रेरी होता है जो कि
ऑनलाइन मोड में कार्य करता है, ठीक है। और कलेक्शन इज अवेलेबल ऑनलाइन एज ऑफलाइन। तो देखिए ऑफलाइन तो नहीं होती है वर्चुअल लाइब्रेरी में, सभी जो पुस्तकें होती हैं अथवा जो भी पाठ्य सामग्रियां होती हैं वो सभी ऑनलाइन मोड में होती हैं। कलेक्शन इज अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज प्रिंट फॉर्म, तो प्रिंट फॉर्म में नहीं होती है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही दोनों कट गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, जो कि देयर इज नो कोरस्पॉन्डिंग फिजिकल कलेक्शन है, यह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें पूछा गया है आप सभी से कि सिस्टम स्टडी इन्वॉल्व से, सिस्टम अध्ययन में शामिल है। ए ऑप्शन है एनालिसिस ओनली, बी ऑप्शन है एनालिसिस इवेल्युएशन एंड डिजाइन, सी ऑप्शन है एनालिसिस एंड डिजाइन ओनली, और डी ऑप्शन है एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ओनली। तो देखिए सिस्टम कभी भी अध्ययन हम लोग उसमें करते हैं तो सिर्फ एक और एक चीज होने से नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर सिर्फ एनालिसिस हो और इसका इवेल्युएशन ही ना हो तो वो सिस्टम स्टडी नहीं कहा जा सकता है। तो सिस्टम स्टडी में आप सभी बस इतना जानिए कि उसमें एनालिसिस भी होता है, उसको इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन भी किया जाता है, और वह उसका एक डिजाइन भी होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन सोल 2.0 वाज रिलीज। देखिए सोल 2.0 कब रिलीज किया गया, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सर्वप्रथम तो आप जानिए कि सोल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सोल का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ठीक है। और सोल किसके द्वारा दिया गया था, तो इनफिलिपनेट के द्वारा बनाया गया है, इस चीज को भी याद रखेगा। और फिलिपनेट की स्थापना कब हुई थी, तो इनफिलिपनेट जो है 1991 ईस्वी में बनाया था। और इनफिलिपनेट को किसने बनाया था, तो यूजीसी ने बनाया था। और यूजीसी का गठन कब हुआ था, तो यूजीसी का गठन जो है 1953 में हुआ था, परंतु यह जो सुचारू रूप से अपना कार्य जो है 1956 से करना शुरू किया था। तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे। अच्छा, जब सोल 2.0 आपसे पूछा गया है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सोल 1.0 कब लागू हुआ था, कब आया था। तो यह जो है 2007 ईस्वी में आया था। सोल 2.0 जो है वह कब आया था, इस प्रश्न में पूछा गया है, तो वह है जनवरी 2009। सोल 2.0 जो है वह 2009 ईस्वी में आया गया है। और आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि सोल का जो लेटेस्ट एडिशन है 3.0 वह कब आया था, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप बताइए ताकि मुझे पता चले आप सभी कितना तत्पर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फोटोग्राफी वाज डेवलप्ड बाय। पूछा गया है कि माइक्रो फोटोग्राफी की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी। ए ऑप्शन है जॉन गुटेनबर्ग, बी ऑप्शन है चेस्टर कार्डसन, और सी ऑप्शन है बेंजामिन डांसर, और डी ऑप्शन है ओही बैटल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं पहले से टिक किया हुआ है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन बेंजामिन डांसर। जॉन बेंजामिन डांसर ने ही माइक्रो फोटोग्राफी दिया हुआ था। और जॉन बेंजामिन डांसर जो है वे, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ के थे, तो ये ब्रिटिश थे और ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम सभी करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव ग्रंथ संजीवनी इज अनाउंस्ड बाय। डिजिटल लाइब्रेरी पहल ग्रंथ संजीवनी की घोषणा किसके द्वारा की गई है। ए ऑप्शन है RRLF, बी ऑप्शन है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, सी ऑप्शन है कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, और डी ऑप्शन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। तो आप सभी को बताना है कि ग्रंथ संजीवनी किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो देखिए ग्रंथ संजीवनी कब घोषित किया गया था ये भी आपको पता होनी चाहिए। ग्रंथ संजीवनी जो है वह 15 जनवरी 2018 को 15 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। और यह जो है द एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की पहल है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करेंगे, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि मूडल इज ए। मूडल एक है, मतलब मूडल क्या है। तो मूडल को जानने से पहले कि मूडल है क्या, तो आप सभी को यह भी जानना चाहिए कि मूडल का स्थापना कब हुआ था। तो मूडल जो है वह 2002 में बना, ठीक है। और किसके द्वारा बना गया, तो 2002 में बना। और किसके द्वारा पूछा जाए तो मार्टिन डोगलस, याद रखिएगा इस नाम को, मार्टिन। क्योंकि परीक्षा में ये सभी चीजें पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूडल क्या है पूछ लिया जाए, वो ये भी पूछ सकता है कि कब इन्वेंट हुआ था, कौन किया था। तो मार्टिन डोगलस द्वारा
इन्वेंट किया गया था। और यह एक प्रकार का ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलएमएस कहते हैं। क्या है, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ। ये है एक प्रकार का ओपन सोर्स। तो देखिए, यह है ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और आप सभी याद रखेंगे कि आपको परीक्षा में भरमाने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जगह पे यहाँ पे आपको सोर्स भी लिखा हुआ आएगा। तो सोर्स गलत हो जाएगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। मिलियन बुक्स ऑन वेब प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय। पूछा गया है आपसे कि मिलियन बुक ऑन वेब परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन है आपके, ए है एमआईटी यूएसए, बी ऑप्शन है पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और डी ऑप्शन है मिशिगन यूनिवर्सिटी। तो मिलियन बुक प्रोजेक्ट से के बारे में जानने से पहले बताते हैं आपको कि इसका उद्भव कब हुआ था। तो मिलियन बुक प्रोजेक्ट जो है वह 2007 से 8 के बीच में हुआ था। और इसका जो रिसर्च पार्टनर है, ठीक है, मिलियन बुक प्रोजेक्ट ऑन वेब का रिसर्च पार्टनर अगर पूछ लिया जाए कि इसका रिसर्च पार्टनर कौन सा है, तो इंडिया और चाइना। याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है परंतु दोस्त भी हैं। इंडिया एंड चाइना जो है वह रिसर्च पार्टनर है मिलियन बुक ऑन वेब प्रोजेक्ट के। ठीक है, 2007 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो यह जो है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। इस चीज को याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। चलिए, ओके, नेक्स्ट प्रश्न। इन हाँ, प्रश्न है, इन रिसेंट ईयर people can approach government departments or offices through internet and the mechanism is known as। यानी कि जो आजकल की सरकार है इंटरनेट और नई मैकेनिज्म का प्रयोग करके गवर्नमेंट को मतलब चलाती है, तो उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है ई गवर्नेंस, बी ऑप्शन है ई गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है ई कॉमर्स और डी ऑप्शन है ई गवर्निंग बॉडी। तो ई गवर्नेंस उसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, द बर्थ ऑफ वर्चुअल लाइब्रेरी हैपेंड एट। वर्चुअल लाइब्रेरी का जन्म कहाँ हुआ था, पूछा गया है आपसे प्रश्न में। ए ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, बी ऑप्शन है नॉर्थ कैरोलिना, सी ऑप्शन है नॉर्थ इंडिया और डी ऑप्शन है साउथ कोरिया। तो इसमें तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि वर्चुअल लाइब्रेरी जब आप गहन अध्ययन करेंगे उसका, तो कब आया, उसका कार्य क्या है, उसकी नीड आवश्यकता के ऊपर ही उसमें उसका उपयोग कैसे हो जाता है, डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी में अंतर क्या है, ये सभी मैं जीरो टू हीरो बैच जो है यूनिट वाइज जब भी उसका सब्जेक्टिव क्लास आएगी वो आप देखते रहेंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि वर्चुअल लाइब्रेरी का जन्म कहाँ हुआ है, तो याद रखेंगे कि नॉर्थ कैरोलिना में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नॉर्थ कैरोलिना में वर्चुअल लाइब्रेरी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय सॉफ्टलिंक। निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टलिंक द्वारा विकसित किया गया है। ए ऑप्शन है कोहा, बी ऑप्शन है ई ग्रंथालय, सी ऑप्शन है अलाइस और डी ऑप्शन है न्यू जेनलिब। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सॉफ्टलिंक। सॉफ्टलिंक के द्वारा कौन सा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अलाइस। अलाइस को जो है सॉफ्टलिंक के द्वारा डेवलप किया गया था और यह जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि दी अदर नेम ऑफ हास इज। हास का दूसरा नाम क्या है। तो हास का दूसरा नाम, और ऑप्शन ए है एस ए एस, जिसको होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बी है आई ए एस यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पी ए एस है, और डी जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और डी ऑप्शन है वेब 2.0। तो हास का जो नाम है वह दूसरा नाम है IaaS। इसको याद रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, और ये क्या है, हास क्या है, और हास का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है हार्डवेयर एज ए सर्विस। हार्डवेयर एज अ सर्विस। जबकि
आईएएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और हास का ही दूसरा नाम आईएएस है। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। और ये सब क्या चीज है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के कार्य में आता है। क्या किस चीज में कार्य आता है इसका, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में इन सभी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है व्हाट ऑर्किड स्टैंड फॉर। ऑर्किड पूछा गया है कि ऑर्किड का फुल फॉर्म क्या होता है। ए ऑप्शन है ओपन रिकॉर्ड एंड कंट्रीब्यूशन आईडी, बी ऑप्शन है ओपन रिसर्च एंड कंटेंट आईडी, सी ऑप्शन है ओपन रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन आईडी, और डी ऑप्शन है ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आईडी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आईडी। और इसका टैगलाइन क्या है, ऑर्किड का अगर टैगलाइन पूछ लिया जाए कि इसका टैगलाइन ऑर्किड का क्या है, तो याद रखेंगे उसका टैगलाइन है कनेक्टिंग रिसर्च एंड रिसर्चर, यानी रिसर्च और रिसर्चर के बीच में ये कनेक्ट करता है, यही इसका टैगलाइन है। ठीक है, और ये भी पूछ दिया जाए कि ऑर्किड ऑर्किड में कितने डिजिट का प्रयोग होता है, तो 16 डिजिट का प्रयोग होता है। इस चीज को भी आप सभी बखूबी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। और ऑर्किड से एक संबंधित और ये जानकारी है कि ऑर्किड का जो उद्भव हुआ था, ऑर्किड कब आया था, तो यह जो है अक्टूबर 2012 ईस्वी में ऑर्किड आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है इन रिलेशन टू डी स्पेस द फुल फॉर्म ऑफ स्वॉर्ड इज, यानी कि इसमें पूछा गया है कि SWORD स्वॉर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्वॉर्ड का फुल फॉर्म होता है, जो कि आपको याद ही रखना पड़ेगा, सिंपल वेब ऑफरिंग रिपोजिटरी डिपॉजिट। तो देखेंगे कि ऑप्शन में कौन किस में ये चीज है, सिंपल वेब ऑफरिंग रिपोजिटरी डिपॉजिट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट है तो ये होगा नहीं, यहाँ सिंपल है और फुल फॉर्म होता है सिंपल वेब ऑफरिंग, तो यहाँ ओपन है तो ये भी नहीं होगा। और सी में सिंक्रोनोमस है तो ये तो होगा नहीं। और डी ऑप्शन जो है इसमें है सिंपल वेब ऑफरिंग रिपोजिटरी डिपॉजिट। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। और स्वॉर्ड कब आया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उद्भव कब हुआ था, तो 2007 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे। और वही अगर आपसे पूछ दिया है ऑर्किड का, तो ऑर्किड 2012 ईस्वी में उद्भव हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि द टर्म लाइब्रेरी ऑटोमेशन जनरली इनकम्पासेस द कंप्यूटराइजेशन ऑफ। पुस्तकालय स्वचालन शब्द में आमतौर पर किसके कंप्यूटरीकरण को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन, बी ऑप्शन है एक्विजिशन, सी ऑप्शन है सर्कुलेशन, और डी ऑप्शन है रेफरेंस सर्विस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पुस्तकालय स्वचालन में किसको शामिल किया गया है। तो बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो ग्रंथ सूची होता है उसको एक जगह कंपाइल करने का कार्य कंप्यूटरीकरण से पुस्तकालय के स्वचालन से इसका कोई उपयोग नहीं है। जबकि एक्विजिशन का है, जब भी हम पुस्तक आते हैं तो उसको कंप्यूटर के माध्यम से उसको फीड करते हैं, उसकी जानकारी देते हैं, तो इसका उपयोग होता है। सर्कुलेशन में भी हम लोग पुस्तकालय स्वचालन, जैसा कि आपने RFID के बारे में पढ़ा होगा, तो RFID का आजकल नई तकनीक का प्रयोग होता है, जिसमें कि बार कोड दिया रहता है, उसी के माध्यम से पुस्तकों का सर्कुलेशन किया जाता है। डी रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका लाइब्रेरी ऑटोमेशन से कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा बी और सी, दो जो ऑप्शन है वो सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, डिजिटाइजेशन में, लाइब्रेरी ऑटोमेशन में एक्विजिशन और सर्कुलेशन का मतलब उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है विच सर्च इंजन इज यूज्ड इन कोहा। कोहा में किस सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है ल्यूसिन, बी ऑप्शन है सोलर, सी ऑप्शन है जेब्रा, और डी ऑप्शन है स्टार। तो कोहा जो है कब आया था ये आप बताइएगा। और कोहा जो है एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है जो कि GPL लाइसेंस पे कार्य करता है। और कोहा जो है वह जेब्रा सर्च इंजन का प्रयोग करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है ल्यूसिन फुल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सॉफ्टवेयर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, यानी
पागल है क्या रे? आ जाता है। लिवसीन फुल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सॉफ्टवेयर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, यानी कि लिवसीन पूर्ण पाठ्य सूचना पुनर्प्राप्ति सॉफ्टवेयर मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए ऑप्शन है डॉग कटिंग, बी ऑप्शन है पीटर मेरहोल्ज, सी ऑप्शन है चेस्टर कार्डसन और डी ऑप्शन है जॉन बेंजामिन डांसर। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए डॉग कटिंग। डॉग कटिंग इज द राइट आंसर है। इसी के द्वारा जो है फुल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था। और कब किया गया था डॉग कटिंग के द्वारा? तो यह जो है 1999 ईस्वी में किया गया था। और यह एक प्रकार का क्या है? तो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सॉफ्टवेयर है। इस चीज को भी याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा आपसे कि लिवसीन क्या है, तो इस चीज को आप बता लिवसीन क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ये जो है एक प्रकार का ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ए रिपीटर इज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क हेल्प्स ए वीकेंड और करप्टेड सिग्नल टू, यानी कि ए रिपीटर इज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क हेल्प्स ए वीकेंड और करप्टेड सिग्नल टू। संचार नेटवर्क में एक पुनरावर्तक कमजोर या दूषित सिग्नल में कौन सा मदद करता है? तो ए ऑप्शन है एम्पलीफाई, बी ऑप्शन है रीजेनरेट, सी ऑप्शन है री सैंपल और डी ऑप्शन है रीराउट। तो ये जो है रिपीटर जो होता है अथवा रीजेनरेट जिसको हम बोलेंगे, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है फिजिकल लेयर के अंतर्गत आता है। ओएसआई के जितने भी लेयर हैं मैंने उसको पढ़ाया है पिछले वीडियो में, तो उसको आप लोग देख लेंगे, जिसमें फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, जितने भी प्रकार के लेयर होते हैं, सेशन लेयर, ये सब की जानकारी मैंने उसमें दी है। नेक्स्ट है हाथी ट्रस्ट डिजिटल लाइब्रेरी इज फाउंडेड इन। हाथी ट्रस्ट डिजिटल लाइब्रेरी कब उद्भव हुआ था उसका? तो ऑप्शन ए है 2007, बी ऑप्शन है 2008, सी ऑप्शन है 2009 और डी ऑप्शन है 2010। तो हाथी ट्रस्ट जो डिजिटल लाइब्रेरी है वह अक्टूबर 2008 में इसका उद्भव हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो इस चीज को भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ ली जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है which digital project is intended to one web page for every book every published। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस डिजिटल परियोजना का उद्देश्य अब तक प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक के लिए एक वेब है। ए ऑप्शन है ओपन लाइब्रेरी, बी ऑप्शन है इंटरनेट आर्काइव, सी ऑप्शन है हाथी ट्रस्ट डिजिटल लाइब्रेरी और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें आप सभी को बताना है कि कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी है जो अब तक प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक के लिए एक वेब पेज है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओपन लाइब्रेरी। और ओपन लाइब्रेरी का उद्भव कब हुआ था? तो इसको याद रखेंगे 2006 ईस्वी में इसका उद्भव हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है हाथी ट्रस्ट का आप लोगों ने जान गया कि 2008 ईस्वी में। तो जो जो ईयर मैं बताते चलता हूँ उसके भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है DOAB स्टैंड फॉर, यानी कि DOAB का फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें। तो DOAB का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक, ठीक है। तो देखेंगे ये किस ऑप्शन में है। तो यहाँ तो ए ऑप्शन में डाटाबेस है तो नहीं होगा, यहाँ डायरेक्टरी है ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ डाटाबेस है, गलत है, डायरेक्टरी ऑफ ऑनलाइन अवेलेबल बुक्स नहीं होता है। तो बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक। चलिए अगला प्रश्न है डी स्पेस इज बेसिकली ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल अंडर। डी स्पेस से किसके अंदर में कार्य करता है? और डी स्पेस एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो ए ऑप्शन है GNU-GPL डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस, बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस,
सी है बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस और डी ऑप्शन है एमआईटी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। तो डी स्पेस जो है वह बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है, लाइसेंस के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड इन डी स्पेस। पूछा गया है कि डी स्पेस में कौन सा फॉर्मेट जो है, प्रारूप है, वह सपोर्ट नहीं करता है। तो डी स्पेस में कौन कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता है, अगर आपको पता चल जाए तो आप ये भी खोज लेंगे कि कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है। तो देखिए डॉट डी वी आई, ठीक है, डॉट टी ई एक्स और डॉट एफ एम जो है वह डी स्पेस में का प्रारूप है, इसमें सपोर्ट करता है। परंतु जो है ऑप्शन यहाँ जो दिया हुआ है डॉट डी जे भी, यह डी स्पेस में कार्य नहीं करता है। इस प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन कोहा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन कोहा। ए ऑप्शन है डायरेक्ट लिस्ट, बी ऑप्शन है पब्लिक लिस्ट, सी ऑप्शन है प्राइवेट लिस्ट और डी ऑप्शन है ओपन लिस्ट है। तो इस प्रश्न का बताना है आप सभी को कि सही जवाब क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कोहा में क्या क्या उपलब्ध नहीं होता है, तो क्या क्या उपलब्ध होता है ये आप जानिए। उसमें पब्लिक लिस्ट होता है, प्राइवेट लिस्ट होता है और ओपन लिस्ट होता है, जबकि डायरेक्ट लिस्ट नहीं होता है। और यही पूछा गया है आपको प्रश्न में, तो ये प्रश्न का सही जवाब होगा ए इज द राइट आंसर। डायरेक्ट लिस्ट कोहा में उपलब्ध नहीं होता है, परंतु पब्लिक लिस्ट, प्राइवेट लिस्ट और ओपन लिस्ट उपलब्ध होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस। और कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सभी अभी तक के हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो क्यूआर कोड के माध्यम से अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जितनी भी नई वैकेंसीज होती है अथवा जो लेटेस्ट न्यूज होती है वो आपको वहाँ पे दिया जाता है। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका क्यूआर कोड और डिस्क्रिप्शन के में लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से विनती है कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।